आज तारीख़ है 9 जनवरी, साल है 2022। मेरा नाम है मोहम्मद उमर अशरफ और आप देख रहे हैं हेरिटेज टाइम्स। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बतलाएंगे जिसे आज पूरी दुनिया याद कर रही है। पूरी दुनिया क्यों याद कर रही है? क्योंकि गूगल ने उनके नाम पर एक डूडल बनाया है। मैं बात कर रहा हूँ फ़ातिमा शेख की। आज फ़ातिमा शेख की 191वीं जयंती है, यानी उनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। आज के दिन ही 1831 में महाराष्ट्र के पुणे में फ़ातिमा शेख की पैदाइश हुई थी। तो गूगल उन्हें क्यों याद कर रहा है ये मैं बतला दूं आपको, क्योंकि फ़ातिमा शेख को अर्लीस्ट मुस्लिम वीमेन टीचर माना जाता है हिंदुस्तान में। और ये क्यों माना जाता है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फ़ातिमा शेख को लेकर जो डिस्कोर्स में जो चर्चा है वो पिछले कई साल से हो रहा है। ख़ास के जो बहुजन आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं वो जब सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं तो एक तबका उन्हें फ़ातिमा शेख की भी याद दिलाता है, क्योंकि सावित्रीबाई फुले को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 1846 में अपने शौहर की मदद से एक स्कूल क़याम किया था। उन्होंने अपने शौहर की मदद से स्कूल क़ायम किया था लड़कियों के लिए, और इस स्कूल को इस्टेब्लिश करने में फ़ातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख का एक बहुत बड़ा रोल है। अक्सर बहुजन जो चर्चा होती है उसमें जो डिस्कोर्स में जो बात होती है तो उसमें एक बात होती है कि बैकवर्ड को, दलितों को पढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है उसमें सिर्फ ये नहीं है कि बैकवर्ड, ओबीसी, दलित इन लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया। बेसिकली हमारी जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्की थी। पुरुष सत्ता यहाँ पे इतनी हावी थी कि यहाँ पे औरतों को पढ़ने वैसे भी नहीं दिया जाता था। इसका कई एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा कि अच्छे पढ़े लिखे ख़ानदान की औरतें भी नहीं पढ़ी लिखी होती थीं, चाहे वो बड़े बड़े ज़मींदार हों, चाहे वो बैरिस्टर की वाइफ हो या कोई भी हो, बेटी हो, क्योंकि सोसाइटी ऐसा था जिसमें लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पे फ़ातिमा शेख की बात करते हैं। तो फ़ातिमा शेख की पैदाइश हुई थी 9 जनवरी 1831 में पुणे में, और वो अपने इलाके की एकलौती औरत हैं, एकलौती लड़की हैं जिस वक्त वो स्कूल जाना उन्होंने शुरू किया था। मतलब ये है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लड़कियों का स्कूल 1827 के आसपास ही कायम हो चुका था। लेकिन दिक्कत ये था कि वो सारे स्कूल मिशनरियों के थे, यानी ईसाई मिशनरीज़ के स्कूल थे। और उस ज़माने में हिंदुस्तानी अपने बच्चों को, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों, उन स्कूलों में नहीं भेजा करते थे। उन्हें डर था, उन्हें शक था कि अगर वहाँ उनके बच्चे पढ़ने जाएंगे तो उनका मज़हब तब्दील करवा दिया जाएगा। आज भी ये मुद्दा उठता है, बड़ा मशहूर मुद्दा है हमारे मुल्क में, उस ज़माने में भी था। तो उस ज़माने में उस्मान शेख जो फ़ातिमा शेख के बड़े भाई थे, वो उन्होंने एक इनकलाबी कदम इसमें बढ़ाया और उन्होंने अपनी बहन को पढ़ने के लिए भेजा। और उस्मान शेख के दोस्त होते थे ज्योतिबा फुले। उनकी शादी 1940 में 9 साल की सावित्री से हुई थी। तो चूँकि उस्मान शेख और ज्योतिबा फुले दोस्त थे तो उन्होंने भी अपनी बीवी को, यानी सावित्रीबाई फुले को फ़ातिमा शेख के साथ स्कूल भेजा। यानी ये दोनों सखी दोस्त की हैसियत से स्कूल जाने लगी 9 साल की उम्र में। इत्तफाकन दोनों में जो छोटाई बड़ाई है वो सिर्फ 6 दिन का है, यानी एक की पैदाइश 3 जनवरी 1831 में हुई थी और दूसरी की पैदाइश 9 जनवरी 1831 में हुई थी। तो ये लोग हम उम्र थी और इन लोग साथ में स्कूल जाया करती थी। और ज्योतिबा फुले लगातार दलितों के लिए आंदोलन चला रहे थे और इस वजह कर सोसाइटी में उनका विरोध भी हो रहा था। और जब उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलने की कोशिश की तो इसे पैट्रियार्की सोसाइटी ने पसंद नहीं किया, और इसका असर ये हुआ कि उनके वालिद ने भी उनको घर से निकाल दिया। जब उनको घर से निकाल दिया गया तब उस्मान शेख ने उनको शेल्टर दिया, यानी ज्योतिबा फुले अपनी बीवी के साथ उस्मान शेख के घर पे रहने लगे। और यहीं स्कूल क़याम हुआ लड़कियों के लिए 1846 में। और इस स्कूल की खूबी ये थी कि ये लड़कियों का हिंदुस्तान में किसी हिंदुस्तानी के द्वारा खोला हुआ पहला स्कूल था। स्कूल तो पहले भी हिंदुस्तान में रहे हैं, पुराने मदरसे रहे हैं, पुराने गुरुकुल रहे हैं, लेकिन ये जो स्कूल था ये मॉडर्न स्कूल था। मॉडर्न स्कूल से मुराद ये है कि यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन दी जाती थी। यहाँ पे अंग्रेज़ी, हिंदी, पर्शियन, उर्दू और मराठी इस तरह की ज़ुबान में पढ़ाई हो सकती थी, मतलब मॉडर्न से ये मुराद है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ इसमें पढ़ाई जाती थी। तो इसमें
जो टीचर हैं सावित्री बाई फुले तो खुद हैं, लेकिन साथ में उनको साथ मिलता है फातिमा शेख का। और इस चीज़ को और मजबूत मिलता है उस वक्त जब सावित्री बाई 1856 में बीमार हैं, तो वो अपने शौहर को एक ख़त लिखती हैं जिसमें वो ये कह रही हैं कि स्कूल की पूरी जिम्मेदारी अभी फातिमा के कंधे पे आ गई है, वो अकेले अभी यहाँ पढ़ा रही हैं। यानी 1856 के ख़त में इस चीज़ का रेफरेंस मिलता है कि फातिमा शेख उस स्कूल में पढ़ा रही हैं। और ये जो स्कूल है 1846 में जो कायम हुआ था वो उस्मान शेख के घर पे ही कायम हुआ था। पहली बार जो स्कूल बना है, जो सावित्री बाई फुले और उनके शौहर ने मिलके जो कोशिश की थी, जिसमें फातिमा शेख और उस्मान शेख का बहुत नुमाया रोल है, तो वो स्कूल उस्मान शेख के घर में ही कायम हुआ। तो ये जो स्कूल है इस पे चर्चा क्यों होती है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में कई ऐसे एजुकेशनलिस्ट गुजरे हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करते हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे रुकैया सखावत हुसैन के ऊपर चर्चा होती है, उनकी बात करते हैं कि उन्होंने भागलपुर में और फिर कलकत्ते में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। जैसे भागलपुर में उन्होंने अपने शौहर के इंतकाल के बाद 1909 या 1910 के आसपास में जो स्कूल खोला, तो लेकिन वहाँ पे भी रिश्तेदारों ने, घर वालों ने परेशान किया, जिसके बाद उन्हें कलकत्ता स्कूल को शिफ्ट करना पड़ा। सेम जैसा इनके साथ भी हुआ, मतलब सावित्री बाई फुले और उनके शौहर के साथ हुआ, तब उस्मान शेख ने उनकी मदद की। सेम ऐसे ही इनके साथ भी हुआ, तो फिर ये कलकत्ता चली गई। कलकत्ता के जो रऊसा थे उन्होंने इनकी मदद की और 1911 में वापस से वहाँ पे स्कूल कायम होता है। तो वो लड़कियों का मॉडर्न स्कूल था, वो स्कूल काफ़ी दिनों तक कायम भी रहा। और इसके अलावा बहुत सारे स्कूल का जिक्र मिलता है, जैसे पटना में रशीदुन्निसा ने 1906 में सुलेमानिया स्कूल लड़कियों के लिए खोला था। और फिर BNR कॉलेज, जो बादशाह नवाब रिजवी कॉलेज है, जिसको 1909 में बादशाह नवाब रिजवी ने बेतिया की महारानी के साथ मिलकर एक स्कूल गंगा के किनारे पटना में कायम किया, BNR कॉलेज। कुछ लोग इसके बारे में बताते हैं ये वही स्कूल है जिसको रशीदुन्निसा ने शुरू किया था 1906 में, उसी को आगे बढ़ा के इसको BNR का नाम दिया गया। तो ये एक रिसर्च का मुद्दा है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे स्कूल खोले गए, जिसमें अलीगढ़ का जो स्कूल है 1911 में पापा मियाँ ने खोला, शेख अब्दुल्ला ने अपनी वाइफ के साथ मिलकर। और इसमें जो सबसे नुमाया कंट्रीब्यूशन था वो सुल्तान जहाँ बेगम का था, 1911 में यह कायम होता है। तो इसको अगर आप टाइमलाइन देखिएगा, कहाँ 1846 और कहाँ मॉडर्न स्कूल 1909 के, 1911 के, 1910 के आसपास सारे ये खुल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ को आप समझ सकते हैं कि वो अपने में एक बहुत बड़ा मार्का है। और वो दौर है जब पैट्रियार्की सोसाइटी अपने उरूज पे है, जब मॉडर्न एजुकेशन हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस होना शुरू ही हो रहा है। अभी 1857 का गदर नहीं हुआ है, मतलब अंग्रेज़ पूरी तरह से अभी काबिज़ नहीं है, अभी जो पुराने एजुकेशन सिस्टम है वो चल रहा है। तो वैसे में एक मॉडर्न स्कूल का किसी हिंदुस्तानी का खोलना एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है, ख़ास के उन औरतों का जो अछूत कहलाती हैं, ख़ास के उन औरतों का जिनको पर्दे का, जिनके यहाँ रिवाज है। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और औरतों ने उसके बाद बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं, जैसे मोहम्मदी बेगम का जिक्र आता है 1897 में। तहज़ीबुन्निस्वा नाम का एक औरतों का जर्नल निकल रहा है, उसकी वो एडिटर हैं। इसके अलावा बेगम जहां आरा शाहनवाज़ हैं, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया और औरतों को जो वोटिंग राइट्स है उनकी वजह कर मिली। और इसके अलावा कादम्बनी गांगुली हैं और आनंद गोपाल जोशी हैं, जो शुरुआती डॉक्टर हैं, जिन्होंने मॉडर्न मेडिसिन में एजुकेशन हासिल किया। और इसके अलावा कुछ और बहुत सारी राइटर हैं, ख़ास के जैसे एलीट का मैंने आपसे बात की थी कि एलीट औरतों को भी पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। तो अगर आप निसार कुबरा की किताब को खोलेंगे, 1938 में शाये हुई है, तो उनके हिसाब से लड़कियों को तो लिखने पढ़ने का भी ये नहीं था, मतलब अलाउ नहीं किया जाता था। और निसार कुबरा बिहार की जो सबसे एलीट फैमिली है उसमें से आती हैं। तो उन लोगों के साथ जब इस तरह से होता था तो इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वैसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम फातिमा शेख, ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई, उस्मान शेख के कंट्रीब्यूशन को याद करें। नसीर अहमद साहब गुंटूर के रहने वाले हैं, पूरा नाम है उनका सैयद नसीर अहमद, कई किताब के राइटर हैं। उन्होंने फातिमा शेख के कंट्रीब्यूशन पे, उस्मान शेख के कंट्रीब्यूशन पे और ये इन लोगों ने जो काम किया है उसके कंट्रीब्यूशन पे एक किताब लिखा है। ये किताब सबसे पहले तेलुगु ज़ुबान में आई, फिर अंग्रेज़ी में और फिर कन्नड़ में, और इसके बाद इसे अभी और भी कई ज़ुबान में उसको लाने की कोशिश हो रही है। ये जो काम है ये अब तक फातिमा शेख के ऊपर हुआ पहला काम है किताबी शक्ल में। इसके अलावा 9 जनवरी 2022 को गूगल ने डूडल बनाकर उनको खराज अक़ीदत
पेश किया है। इसके बाद उन लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जो वीमेन राइट्स पे, औरतों के एजुकेशन पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वह ऐसे लोगों के ऊपर जानकारी इकट्ठा करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सोसाइटी का आईना है, जिन्होंने शुरुआती दौर में औरतों के एजुकेशन के लिए काम किया। औरत का मतलब सोसाइटी का 50% हिस्सा, तो सोसाइटी के 50% हिस्से के लिए जब ये काम कर रहे हैं, वो भी उस दौर में जब कोई सोच नहीं सकता था, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो ज़रूरत है कि हम उन लोगों के काम को पब्लिक में लाएँ और उन्हें अपनी खराज अक़ीदत पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया।